बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर आज एक और बड़ा दिन। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से। और उनका कहना यह था इस फैसले के अंदर कि जो रूलिंग पास की गई डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी की तरफ से वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी थी, उसका कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं था। इस फैसले के आने के बाद जिसकी तफसीली वजूहात अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नहीं की गई, इस फैसले के आने के बाद किसी भी पार्टी सदर का क्या रह जाएगा स्कोप और उसके इख्तियारात क्या रह जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। पार्लिमानी पार्टी के पास इख्तियार है कि वो इन मामलात के अंदर डायरेक्शन दे सके और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी अगर जाएगा तो वो डिफेक्शन का मुर्तकिब होगा। पार्टी हेड का फैसला बाइंडिंग नहीं होगा, यही नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है इस शॉर्ट ऑर्डर से। इसके सियासी रेमिफिकेशंस भी हैं, इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पंजाब को वापस रिक्लेम करना, परवेज़ इलाही साहब का वज़ीर आला बन जाना, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त वफाकी हुकूमत जो कि मुरक्कब है मुख्तलिफ जमातों का, PMLN लेड हुकूमत है वफाक के अंदर, उसके लिए अब एक कड़ा इम्तहान है कि वो मामलात को इसी तरह आगे चलाने के ख्वाह हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर हर आने वाले दिन में दबाव बढ़ेगा। और साथ ही साथ ये सवाल भी है कि क्या इमरान खान साहब चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर हुकूमतें इसी तरह चलती रहें, या वो भी ये समझते हैं कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और इलेक्शन करवाया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर दोबारा समाअत हुई, लेकिन बॉयकॉट का ऐलान कर चुकी थी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें। इसी तरह डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे इरफान कादर साहब, वो भी पेश नहीं हुए। वो पेश हुए और उन्होंने कह दिया कि हम इसमें सबमिशंस नहीं देंगे। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब के वकील जो थे वो भी, उनको भी बॉयकॉट की इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने भी सबमिशंस पेश नहीं की। इसी तरह अगर देखा जाए तो और भी जो वकला थे, फारूक नाइक साहब भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं सबमिशंस पेश की, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने भी नहीं की। अगर देखा जाए तो इस फैसले को पढ़ने से लगता है कि अगर ये वकला वहाँ पर मौजूद होते और अगर इनकी इंस्ट्रक्शंस ये होती कि वहाँ पर दलाइल दें तो शायद इसके अंदर वो दलाइल नज़र भी आते। लेकिन जो रिटन सबमिशंस थी जो ऑलरेडी शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थी, उन्हीं को बेस बनाते हुए इस फैसले को दिया गया है। ये फैसला कानूनी तौर पर कितना मजबूत है, क्योंकि अब ये फैसला जारी हो चुका है तो इसके ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है। मौजूद जज साहिबान पर एक एतराज़ किया गया कि इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से एक तसव्वुर पाया जाता है जिसको ज़ायल करने के लिए इरफान कादर साहब ने भी कहा कि अगर फुल बेंच बना दिया जाए, लेकिन उसकी वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और जिसका जिक्र जनाब चीफ जस्टिस ने इस फैसले के अंदर भी किया है। इसके इम्प्लिकेशन सियासी क्या होंगे वो तो अपनी जगह मौजूद है, कानूनी क्या होंगे उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मंसूर अवान साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब एहसन बून साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बून साहब से भी बात करेंगे। और जनाब तलाल चौधरी साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन बून साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, आपकी भी सुप्रीम कोर्ट बार की भी यही इस्तदा थी और आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बने, या कम से कम लार्जर बेंच बन जाए या तो फुल कोर्ट बन जाए तो वो आइडियल होगा, लेकिन उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। फैसला आ चुका है, शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल रीजनिंग आनी है। आपके नज़दीक अब ये फैसला इन फील्ड है, इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके नज़दीक? मैं सबसे पहले तो इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस पे जाने से पहले आपको मुनीब एक बात करूंगा। हमने तो बड़ी मासूम सी ख्वाहिश की थी इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए हमारे 8 प्रेसिडेंट्स जो हैं उन्होंने कल जाकर रिक्वेस्ट की थी। कोई जाती एजेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक ही था कि हमारी अदलिया पे, हमारे निज़ाम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका बहाल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी उस छोटी सी जो रिक्वेस्ट थी, ख्वाहिश थी, उसको अपनी शायद मोहतरम जज साहिबान ने दरगोरे इस्तना नहीं समझा, इसलिए अल्टीमेटली उसके नतीजे में ये आपके सामने एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है जी। और इससे एक जो खास बात दोस्तों की सामने आ रही है जी, पहली जजमेंट की
मिसअंडरस्टैंडिंग है या फलां है फलां बात। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये बड़ी डिसेप्टिव बात होती है जब एक जजमेंट की डिटेल रीजनिंग नहीं आती और उसकी तनकीद और उसकी फेवर में जब आर्गूमेंट आते हैं तो उसके बाद लिखने वाले जो हैं दोस्त, जो हमारे मोहतरम कोई भी किसी हवाले से, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी नरेशन को टेम करते हैं और चेंज करते हैं, इसलिए कि उसको अकॉर्डिंगली किया जाए। अब मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो इंतशार है सोसाइटी में। मेरी नुक्ता नजर, मैं आज बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर आपको ये बता रहा हूँ, बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के बता रहा हूँ। इसकी आपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और रेमिफिकेशन के हवाले से जब बात की है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल ये बात एक बड़ी सोच समझ के की थी कि ये जजमेंट किसी शख्स के फेवर में नहीं होगी, किसी शख्स के खिलाफ नहीं होगी, ये निजाम के खिलाफ होगी या निजाम के फेवर में होगी, ये रियासत के साथ या रियासत के खिलाफ होगी। और इसका नतीजा खुदा न खास्ता कल को आप आने वाले वक्त में जब देखेंगे कि जब आप ये देखेंगे कि ये जमहूरी निजाम जो है सारे का सारा जो है ये आपके सामने लरजता हुआ नजर आएगा और उसका अल्टीमेटली ब्लेम जो है उन सारे लोगों को जाएगा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और उसमें इस जजमेंट का भी जिक्र होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं बड़े मुझे कुछ नहीं होता, मैं कभी किसी की तनकीद से नहीं खौफ में आता, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं अपने अंदर की बात करता हूं बहैसियत पॉलिटिकल। वी हैव टू वर्क फॉर द पोस्टेरिटी, वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप हर चीज को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, ना मैंने सदर रहना है, मैंने अक्टूबर में मेरा टेन्योर खत्म हो जाना है, लेकिन मैं बहैसियत शहरी तो जिंदा रहना हूँ। मैं हमारे मोहतरम जज साहबान जो हैं, मैंने एक में बात और आपको बताना वो ये, इसलिए कि कल मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और मैं इस फैसले पे भी एक कमेंट करूंगा को जो आर्टिकल 63A के हवाले से एक जजमेंट का जो अजमत सईद साहब वाली का कमेंट किया गया कि जी उस जजमेंट में वो 8 जजेस का फैसला है 17 में से, हाल दो के 8 ने उस जजमेंट के साथ बाकी कुछ लोगों ने नोट दिया और वो जजमेंट मेजॉरिटी फॉलो हुई। और जिस जजमेंट के 2-3 जज साहिबान ने 4 ने डिफर किया, उन्होंने जिस पॉइंट पे डिफर किया उसकी रीजनिंग दी, दैट वाज अ मेजॉरिटी जजमेंट। हाउ द 3 ऑनरेबल जजेस कैन ओवररूल ए जजमेंट गिवन बाय द मेजॉरिटी बेंच। बट सर ये फैसला, बस सर बसत एहतराम ये फैसला तो चले अब आ गया, अब कानूनी ऑप्शन तो चले जिसको रिव्यू फाइल करना है वो करें या ना करें, वो उनके पास इस्तेकाक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत एक कानूनदान आपके नज़दीक इस जजमेंट के बाद क्या स्कोप रह गया है उस अपील का, जो कि वो 25 डिफेक्टिंग मेंबर्स हैं, उनकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। वो मैं बात कर रहा हूँ। कल मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, अब बात ये है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बात करते हैं या पार्टी हेड की बात करते हैं तो मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ही नहीं है। ही रोट ए लेटर ऑन हिज डायरेक्शन, 25 members were denotified। ठीक है। Thereafter, अब पार्लियामेंट्री लीड उस सारी रीजनिंग में अब डिटेल जजमेंट में कैसे ये चीजें आती हैं, ये बात की बात है। बट सर एक और भी आज हुआ ना सिलसिला कि जब ये आज समाअत हो रही थी तो उसमें जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने जब उनसे के सामने ये जजमेंट या उस अपील का जिक्र हुआ जो मौजूद है उन 25 लोगों की, तो उन्होंने कहा कि अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है और एक ख्याल किया जाता है कि अगर वो अपील मंजूर कर ली गई तो फिर वो हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा वो वोट मिल जाएंगे। तो उसके जवाब में इजाजुल एहसन साहब ने फरमाया सामने के बहुत सा पानी गुजर चुका है, यानी कि वो एक किस्म की पुरानी क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन हो गई है। मैं यही बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं इसीलिए मुझे ये तकलीफ होती है
कि जब कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की, इसीलिए हमने उस सारी चीज को बांटते हुए ये सारी चीज रिक्वेस्ट की थी कि उसमें ये था कि मोहतरमा जो हैं मरियम साहिबा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हर चीज का, हर बंदे का एक अपना नुक्ता नजर है। उनमें उन्होंने कहा कि मोहतरम जाजुल एहसन साहब जो हैं वो हमारे पनामा में भी उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, नवाज शरीफ केस में भी उन्होंने फैसला दिया, 62(1)(f) में भी फैसला दिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के भी जज हुए। तो बात यह है कि आपने अपना पोस्चर जो है वो न्यूट्रल रखना होता है। ठीक है। अब हम भी सारे, जब कोर्ट में भी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी वो भी यही हो रही थी, तो इसलिए जजेस का पोस्चर न्यूट्रल होना चाहिए। बाकी मैं कुछ चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ बहैसियत कानून के तालिब इल्म, और इससे एक बड़ा और तसर जो उभरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी। जो इससे एक इतनी वाज़ेह बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे एक तसर मिलता है कि जैसे बहुत बड़ी तकसीम है। अच्छा। बहुत बड़ी तकसीम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आज वो तसर जो है फायज ईसा साहब का जो खत है वो भी एक उसकी मैंने रिफ्लेक्शन है जी, उसकी रिफ्लेक्शन है। ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हमारी रियासत पे और हमारे लोगों को और हमारे तमाम जो मोतबरीन है, मैं लफ्ज़ मोतबरीन कर रहा हूँ, उसमें सारे इंक्लूडेड, उनको सच बोलने की भी तौफीक दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसन बूद साहब। मैं ज़रा मंसूर वान साहब के पास इस सिलसिले को ले चलता हूँ। मंसूर साहब, आई मीन बीइंग अ लॉयर, आपने लाहौर में भी जब हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला के इलेक्शन के हवाले से मामला था, आप लाहौर में पेश हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अब अगेन दोबारा मामला उसमें था। पहले तो हर एक के ज़हन में ये है, और मैं ख़ुद भी शायद जानना चाहूँगा कि क्या आपके क्लाइंट ने जब आपको कहा कि आपने जाके प्लीड नहीं करना ये केस और बॉयकॉट की, उन्होंने कहा कि सबमिशंस पेश नहीं करनी, यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर, ठीक है, आपके क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी होती है, बट आपको लगता है कि अगर आप सबमिशंस पेश करते तो फैसला मुख्तलिफ हो सकता था या नहीं? देखें, इसको वी थॉट थ्रू इट। एक तो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस थी, तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको टू दैट एक्सटेंट आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर वो कहे कि जी अब आपने इस पॉइंट पे सबमिट नहीं करना, तो वो एज लॉयर वी आर बाउंड टू। जो मेरा ख्याल है, अब आपने बात की कि अगर करते तो क्या होता। देखें, कल जब फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि मेरिट्स के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन सीक करनी होगी, कर लें कि नहीं कर लें। और ये आपका जो सवाल है, अब इसका जवाब जुड़ा हुआ है उन दो केसेस के साथ, इलेक्शन अपील्स के साथ, जो ईसीपी के फैसले के अपील के साथ, और 63A के रिव्यू के साथ। अब इनको ज़रा बारी बारी देखना शुरू करते हैं। मैं 2 मिनट लूँगा। 63A का फैसला आया। उस 63A के फैसले के अंदर जो सारा, यानी जो सदर ममलिकत ने जो सवाल भेजे थे, रेफरेंस में 2 सवाल भेजे थे इसेंशली। एक, उन्होंने कहा कि ये जो वोट पार्टी की जो डायरेक्शन के खिलाफ हो वो दे शुड बी एक्सक्लूडेड, और दूसरा उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो उन्होंने अदालत से कहा कि आप ये पढ़ें आइन के अंदर, दिस शुड बी रेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो सवाल थे सदर साहब के। अच्छा, इन सवालों के जवाब देते हुए अदालत ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि वोट शैल बी डिसरिगार्डेड एंड नॉट काउंटेड, ठीक, और दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन है वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ ले आए, 63(1) के नीचे लॉ ले आए, ठीक है। सो ये बात उन्होंने की कि जी ये वोट एक्सक्लूड होगा, डिसरिगार्ड होगा। ये आइन में लिखा नहीं हुआ। हाँ, नहीं लिखा नहीं हुआ, इट्स नॉट, वो सिर्फ डी-सीट होने तक। और उसका जो पहला इफेक्ट है वो हमें नजर आ गया कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। दूसरा, फिर जो साथ जुड़ा हुआ था वो ये था, और जो इसके साथ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड था, हमारा केस ये था कि जो 16 अप्रैल के इलेक्शन में जो 25 वोट्स जो हैं वो डिसरिगार्ड हुए हैं और एक्सक्लूड हुए हैं, और वो मेंबर्स डी-सीट हुए हैं, तो वो डायरेक्शंस जो थी वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से गई हुई थी उनको, और उन डायरेक्शंस की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया, और हाई कोर्ट ने उस डी-सीटिंग के फैसले के आने के बाद, उस डिक्लेरेशन के अपहोल्ड होने के बाद वोट उनके निकाल दिए। अब आपका सवाल था कि अगर हम बहस कर देते तो क्या होता। हाँ बिल्कुल। देखें,
वो इंप्रेशन बेहतर ना होता है इस फैसले का भी लॉयर आपको देखिए ये हमारे ये क्लाइंट की कॉल थी, उनका ख्याल ये था कि वो ये फुल कोर्ट को सुनाना चाहते थे। ये अगर जब वो इस्तदा मुस्तरद होगी तो उन्होंने कहा कि बस नहीं करना, बट समहाउ आई कैन अस्यूम कि आपके भी शायद जहन में ये है कि शायद नतीजा फ़र्क ना होता। नतीजा मेरा ख्याल है क्योंकि वो जो हमें पहले दिन का इम्प्रेशन था वो कुछ ऐसा ही था। और दूसरा ये है कि देखें वो आपके, मैं अब वैसे बात कर देता हूँ कि क्या होता क्या है। लेटर ऑफ द 63A1B बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी की बात करता है और दूसरे एंड के ऊपर पार्टी हेड की बात करता है। ठीक है। अच्छा, आज की प्रोसीडिंग्स में जो थोड़ी देर हम बैठे, और मैं एक वजाहत ज़रूर करना यहाँ समझता हूँ कि यहाँ पैराग्राफ में कहा है कोर्ट ने कि हम जो वकला थे रिस्पोंडेंट्स के, ये स्टेटमेंट देने के बाद कि हमें इंस्ट्रक्शंस है कि हम मजीद प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ना करें, तो हम शायद खुद ही वहाँ बैठे रहे। नहीं, खुद ही नहीं बैठे रहे थे। अच्छा। हमें कहा गया था कि आप बैठ जाए, हो सकता है देयर माइट बी समथिंग व्हिच माइट बी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने कहा, कोर्ट ने कहा और हम 3 वकला थे, मैं था, फारूक नाइक साहब थे और सलाउद्दीन साहब थे। ठीक। हम 3 फिर वहाँ बैठे, सिर्फ इस बात पे बैठे कि हमें कहा गया था कि आप बैठ जाएं। सो ये जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये ऑफ आवर ओन आप एट योर ओन नहीं बैठे, आपको कहा गया था बैठे, एंड ऑब्वियसली वी कुड नॉट, आई मीन अगर कोर्ट हमें कहेगी तो हम बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। बट एक बात जो इसके अंदर हुई, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं जरा इसको मजीद इसकी सियासी मामलात की तरफ भी लेके चले, लेकिन एक बात जो आज हुई कि वो उन 25 डिफेक्टिंग कैंडिडेट्स की अपील का जो इलेक्शन कमीशन के अंदर फैसला हुआ है और इमरान खान साहब के लेटर हेड के ऊपर, वो जो पार्टी हेड की डायरेक्शन के ऊपर, डिक्लेरेशन के ऊपर वो सारा मामला हुआ है, अब उसके खिलाफ उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में की और वो पेंडिंग है। आज उसका भी जिक्र हुआ और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन ने फरमाया कि बहुत सा उसके बाद काम हो चुका है, बहुत सा पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। तो इम्पैक्ट करेगा ये फैसला भी अब उसको, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इससे तो बेनिफिट करना चाहिए उन डिफेक्टिंग कैंडिडेट्स को, बिकॉज उनकी अपील मंजूर हो सकती थी। एक तो अब मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अब उस अपील को तो एक किसी और बेंच को ही सुनना चाहिए। इन रिमार्क से बात तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। वो बिल्कुल पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अपील है ईसीपी के फैसले के खिलाफ। 63A क्लॉज 5 के नीचे राइट ऑफ अपील है। वो कैसे पास्ट एंड क्लोज हो सकता है जब अपील पेंडिंग पड़ी हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं जरा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, हमारे साथ इरफान कादिर साहब और तलात चौधरी साहब भी मौजूद हैं। हल्फ भी होना है वज़ीर आला पंजाब का, नए वज़ीर आला पंजाब का, लेकिन उसके हवाले से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही कि गवर्नर पंजाब ने मना कर दिया है, माजरत कर लिया हल्फ लेने से। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी हो रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं और कानूनी और सियासी मामला डिस्कस होंगे। बस साथ रहिए। नए वज़ीर आला पंजाब के हवाले से खबर है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और आज रात 2 बजे ऐवान सदर के अंदर उनसे हल्फ लिया जाएगा। सदर पाकिस्तान उनसे हल्फ लेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से माजरत कर ली है। तलात चौधरी साहब, चले सियासी फैसले अपनी जगह, अब वो तो आपने ही बताना है, आपकी जमात ने अब क्या फ़ैसला करना है, लेकिन वो कहते हैं ना टेबल टर्न हो गए हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर हो गई है और मुस्लिम लीग नून वफाक तक अब हुकूमत के लिहाज से सुकड़ कर रह गई है। एक बात, मैं सारी बातें बाद में करूंगा, लेकिन कम से कम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख नहीं दोहरानी चाहिए थी, आपको हल्फ ले लेना चाहिए था। अदालती फैसला है, उसके बाद अब वो वज़ीर आला पंजाब बन गए, वोट अदालत ने कहा उनको ज़्यादा पड़े हैं, तो कम से कम कोई काम तो आप बेहतर कर लेते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुनीब साहब बेहतर करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छे मुस्लिम लीगी बन के एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, मियाँ साहब को नाअहल कर दिया, चले कोई बात नहीं। उसके बाद पता चला जी सदारत से हटा दिया, चले कोई बात नहीं। उसके बाद इलेक्शंस पे अंदर कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद पता चला जी हमारे साथ क्या कहते हैं रेफरेंसों के मामले में, फैसलों के मामले में, उसके बाद हर चीज पे अच्छा अच्छा करते इस मुल्क के लिए और अदारों के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये अब नई मुस्लिम लीग है, जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ाएंगे। और माजरत के साथ ये अगर ये खेल किसी ने इस धंधे को गंदा समझा है तो फिर इस धंधे को उसी तरह करेंगे जैसे इस जमाने में हो रहा है। यानी इमरान खान गाली दे और उसके खिलाफ फैसला ना आए। मुझे एक बात का जवाब दे दें, छोड़ दें, मैं ये दोहरा के तंग आ गया हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ओ भाई, नजायज औलाद वाला आदमी सादको अमीन है इस मुल्क के अंदर, और बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला जो है वो तायाद नाहिल है।
मुझे ये बताएं वो गाली देता है? 4 इलेक्शन कमीशन जो है वो बदल चुके हैं, फैसला उसके खिलाफ देने की किसी में जरूरत नहीं है। सारी दुनिया कहती है कि फॉरेन फंडिंग है, सारी दुनिया कहती है इस्राइल और इंडिया का पैसा है। उसके बाद मुझे ये बताइए, अगर यही असूल राइज है इस मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल है फिर इसी असूल के साथ ये खेल खेला जाएगा। और इंतहाई अफसोस के साथ आप कह रहे हैं टेबल टर्न हो गए। क्या पाकिस्तान में डॉलर 100 का हो गया? क्या गरीब को रोटी मिलने लग गई है? क्या इकोनॉमी ठीक हो गई है? या पाकिस्तान के पास? बट वो तो अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहते तो तब भी डॉलर 100 का तो नहीं होना था। तलाल साहब गुजारिश सुन लेना, ये 100 से 240 का हुआ ही तब है जब आपने ऐसे फैसले किए जिससे अदम इस्तेकाम आया। जब नवाज शरीफ को किसी की ख्वाहिश पर ब्लैक डिक्शनरी से आपको किसी कानून के अंदर कोई लाइन नहीं मिली, जब निकाला तो फिर ब्लैक लॉ से अच्छा ये नई मुस्लिम लीग नून का तरीकाकार क्या होगा? जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से नुमाइंदगी नहीं है। आपने इमरान खान साहब के हवाले से एक बात की, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नई मुस्लिम लीग क्या ये इस तरह की सियासत करेगी इमरान खान साहब के हवाले से, या कुछ और करना चाह रहे हैं? आप एग्रेसिव होंगे, बयानिया दोबारा वापस लेकर आएंगे वोट को इज्जत दो का, या कुछ और करेंगे? देखिए, बयानिया कहीं नहीं गया था। हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत में और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने पर इमरान खान के गुनाहों का बोझ जो है वो इस हुकूमत ने मुश्किल इकदामात की सूरत में उठाया है। बयानिया हमारा ही है जिस पे इमरान खान खड़ा है, ये उसका बयानिया नहीं है। और मैं दोबारा जरा उस बात पे आ जाऊं, ये पाकिस्तान ऐसे फैसलों से क्या स्टेबल हो जाएगा? यानी 2017 से शुरू हुआ है तनज़्ज़ुली की तरफ, ना डॉलर ठहर रहा है, ना मईशत, ना गरीब की रोटी, ना पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए मुझे ये बताएं, मेरी इतनी सी ख्वाहिश है, मैं गांव का आदमी हूं और मेरे गांव में अगर पंचायती को कोई कह दे मुझे आज पे एतबार नहीं, पंचायती 1 मिनट में उठ के चला जाता है सीट से। मेरी गुजारिश है, हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारी सुप्रीम कोर्ट, हमने किसी पर यह नहीं कहा कि आप ना बैठे, हमने कहा सारे बैठ जाएं। क्यों पीटीआई मखसूस जजों पर एतमाद और बाकी उस सुप्रीम कोर्ट पर वो अदम एतमाद करती है? भाई अगर हम गलत हैं, चले 1 मिनट के लिए हमें गलत करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती, भाई हमारा भी मुंह बंद हो जाता, हमारे लोग भी सेटिस्फाई हो जाते। हमारी देखें, ये कोई ख्वाहिश बुरी है कि हमने सिर्फ हमने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से कहा, हमने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कहा सारे बैठ जाएं, मामला बड़ा है। मैं आपको बता दूं, परवेज अलाई के वजीर आला इस तरह बनने से आपका ख्याल है इस्तेकाम आएगा? मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बट एक बात चौधरी साहब मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि अगर तमाम मौजूद जज साहबान बैठ जाते, जो कि कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया था कि छुट्टियां चल रही है, सारे जजेस मौजूद नहीं है, लेकिन अगर तमाम जजेस बैठते और फिर भी फैसला ये आता, तो क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहने के लिए तैयार है कि आप इसको कहते हैं कि हाँ जी ठीक है हम कबूल करते हैं? आप पूरी खुली अदालत में और अवाम के सामने कहा था, फिर हम किस मुंह से कहते कि हमें कबूल नहीं है? और मुझे 2 बड़े सीनियर वकला मौजूद हैं, क्या ऐसा फैसला मुतनाज़े करना जल्दी में वो जरूरी था, या 1-2 हफ्ते में सही यानी सेटिस्फाई करके करना जरूरी था? और भी एक्स पार्टी आपने पंजाब का फैसला कर दिया। ओए, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और आज के नहीं पिछले 40 साल से। एक्स पार्टी ये कोई किसी के जमानत का या छोटा मोटा फैसला नहीं है। मेरी गुजारिश दोबारा, बट चौधरी साहब आपने खुद बॉयकॉट का ऐलान किया ना, आपने खुद अपने वकला को मना कर दिया कि आप जाके आर्ग्यू ना करें। मुझे ये बताएं हमारे लिए क्या रास्ता छोड़ा है? मुझे सर इतना बताएं, साकब निसार साहब और उसके बाद मखसूस किस्म के फैसले और मखसूस किस्म के माजरत के साथ, अदब के साथ जो बेंच है, मुझे बताएं बाएं और दाएं था साकब निसार के। आप सोचें जरा चीजों को, मेरा दिल ना दुखाएं, मुझे माजी में ना धकेलें। जो साहब आप भी एहतियात करें, आपको पहले ही एक नाअहली का सामना था और मर के अभी कहीं उसकी मुद्दत पूरी होने जा रही है। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं माजरत साहब, मैं ये देखें, ये मैं पाकिस्तानी हूं, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने तो इन्हें अदालत नहीं की थी, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं। खुदा की कसम, मेरे कैरियर पे दाग लगवाया मैंने तो इन्हें अदालत नहीं की थी, सिर्फ एक कारकुन हूं सियासी, और अभी भी सच्ची बात करूंगा।
पाकिस्तान की बात करूंगा, अपने लीडर, अपने नजरिए की बात करूं। मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे मरहम रखें, मुझे ये बताइए। और ब्लैक डिक्शनरी पे कैसे नाइल कर दिया आपने, मुझे इतना तो बता दें। बस वो अब बात यह है, आज उस फैसले के ऊपर तलाल चौधरी साहब, उस फैसले को आज बड़ी तनकीदी निगाह से देखा जाता है। वो 547 सफ़ात पे मबनी फैसला था, मैंने खुद भी पढ़ा, मुझे भी 100 एतराज थे, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा एहतियात कीजिए। चले आज आप एग्रीव्ड हैं। मेरी गुजारिश, मैं बड़ा बाअदब, मैं देखे मेरी गुजारिश है एज ए पाकिस्तानी, मेरे जो ज्यादतियां हुई हैं उस पर मरहम रखें। ओए हमने सिर्फ इतना कहा है कि पूरी फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, कुछ और नहीं कहा। ये कोई बड़ी बात नहीं कर दी हमने, अनहोनी नहीं कर दी। खुदा के वास्ते हम पाके इस तरह इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। गरीब की रोटी जाएगी, डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ये सब कुछ सियासी अदम नहीं, बट वो तो आप कह चुके ना, वो तो आप कह चुके। मैं आपके पास दोबारा भी आता हूं तलाल चौधरी साहब। मंसूर साहब, एक बात अपनी जगह मौजूद है। अब ये डिस्ट्रिक्ट, जारी बात है, चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो हाउस है उनके भी अपने कंसर्न्स होंगे। जारी बात है, इंसान फील करता है कि यार मैं पार्टी सरबराह हूँ, टिकट मैंने लोगों को जारी किए हैं, बेशक उनकी फैमिली में रख रखा हुआ है, बड़ी वज़ादारी है, बड़ी वज़ादार फैमिली है, लेकिन जारी बात है बता एक होता है कि यार ये हुआ क्या है, क्या स्कोप है उनका इस फैसले के बाद। क्योंकि बात बहुत सी तावील पेश की जाए। कोई कह रहा था जी कि चौधरी साहब अगर ख़त लिख दें इलेक्शन कमीशन को या कुछ कर दें, मेरे ख्याल में कुछ रह गया है पार्टी प्रेसिडेंट के पास इस फैसले के बाद। इस फैसले से सियासी जमातें कमज़ोर होंगी। क्यों? आप ये देखें, एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में अगर उसकी दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में रिप्रेजेंटेशन है तो जाहिर है वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ होंगी। अब आप जब तक इसको रिकनसाइल नहीं करेंगे, इसकी एक होलिस्टिक रीडिंग नहीं करेंगे, और जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि भाई आप क्या रहे हैं। 63A जो अब रीडिंग की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी अक्सरियत के साथ कोई फैसला कर ले तो वो फैसला पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी पे बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, पर अगर 100 मेंबर है तो 51 फैसला कर दे। नाउ अब लुक एट अ सिचुएशन। और साथ ही जो हमें बताया गया वहां पे वो ये कहा गया कि देखें अल्टीमेट इख्तियार पार्टी हेड के पास होगा। नो सर, अल्टीमेट इख्तियार पार्टी हेड के पास नहीं होगा। अगर ऐसे होगा सूरत में नहीं होगा कि जब 51 बंदे इस 100 में से पार्टी हेड या मदर पार्टी की विशेष के खिलाफ कहीं चले जाएंगे तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन हो जाएगी। वो जो 49 होंगे जो शायद पार्टी पॉलिसी के ताबे होंगे, उनको भी वो फैसला मानना पड़ेगा जो 51 डिफेक्टर्स को का होगा फैसला। और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो फारग हो जाएंगे। तो ये रिकनसाइल करना है इसको, इस अमल से, इस फैसले से, और इसकी ये एस्पेक्ट्स अप्रिशिएट ना करके पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो जाए। नहीं, बट इसका अब होता है ना कि डू यू सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, या आपको लगता है कि ये आई डोंट वांट टू पेंट अ डूम्सडे फॉर एनीवन, लेकिन आपको लगता है कि कोई गुंजाइश रह गई है कोई रिव्यू के अंदर? ठीक है, रिव्यू आप बीइंग अ लॉयर आपने 100 दफ़ा फाइल किए होंगे, बट स्कोप बड़ा लिमिटेड है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, अब यही प्रॉब्लम है ना, अब शॉर्ट ऑर्डर आता है, उसके बाद डिटेल्ड रीजंस आने में बहुत वक्त लग जाता है। अब वो जो कहते हैं ना कि जी मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, तो उसमें ये भी देख लिया करें ना, व्हाई डू यू अलाउ दैट मच टाइम टू लेट द वाटर फ्लो अंडर द ब्रिज। क्यों जब तक अपीलें आपके पास आती हैं तो क्यों नहीं फैसला कर देते उनका 15-20 दिन में, ताकि वो ना हो, ऐसा हो। ये अब शॉर्ट ऑर्डर आया, अब जैसे 63A का है, अब वो शॉर्ट ऑर्डर है जिसके ऊपर ये सारी कहानी चल रही है। डिटेल्ड रीजंस आई नहीं है, जो माइनॉरिटी डिसेंटिंग ओपिनियंस थी वो आ गई हैं, मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं आई है। अब हमने अगर रिव्यू भी उसका सुनवाना है, जब तक डिटेल्ड रीजन नहीं आती वो रिव्यू नहीं सुना जा सकता। तो ये देखना होगा ना कि ये अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करें सिस्टम के अंदर, बिल्कुल ना करें। इस वक्त मुल्क में इतनी जो टेंशन है, इतनी पोलराइजेशन है, उसके अंदर कोर्ट जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कंट्रोवर्शियल। अच्छा, मुझे एक और बात मैंने पूछी थी, ड्यू फेयरनेस, यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और आपके ने लाहौर हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आप पेश होते हैं। आम तौर पर अगर कोई आपका है, वो आपको कहता है कि मैंने इन जज साहब के सामने केस नहीं लगाना, या अगर आपको कहते हैं कि मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को, तो नॉर्मल कॉन्डक्ट क्या होता है जज साहिबान का? अगर किसी जज पे कहा जाए कि जनाब मैं आपके सामने कोई वकील कहते कि जनाब मैं आपके सामने सबमिशंस पेश नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये मसला है, इंसाफ की तवक्को नहीं, ब्ला ब्ला। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा कभी
हुआ नहीं, और मैं तो मतलब हुस्न ज़न ही रखता हूँ, ठीक के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रीज़न ये नहीं थी, ये जो बाहर पॉलिटिकली जिसको कहा गया बायकॉट, या हमें जो कहा गया कि इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप मेरिट पे आर्ग्यू, क्योंकि ये रीज़न ये नहीं थी कि जी सब के सब किसी के, वो अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा पूरी एक हिस्ट्री है, वो एहसन बून साहब ने भी कहा कि है कुछ, है बिल्कुल है। यहाँ पे ये था कि जो इशू है उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है, उसकी इम्पोर्टेंस ऐसी है, एक 8 मेंबर ओपिनियन है 17 फुल कोर्ट की जजमेंट के अंदर, हम तो उन बेसिस पर हम फुल कोर्ट मांग रहे थे। हम कह रहे थे कि इस इशू को सेटल करने के लिए, इतनी पोलराइजेशन के अंदर सेटल करने के लिए कलेक्टिव विजडम ऑफ द एंटायर सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी, बिकॉज जो अभी ये तलाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, आपने उनसे सवाल किया कि फिर भी ना मानते, उन्होंने फिर कैसे ना मानते, जब खुद कह रहे थे कि फुल कोर्ट चाहिए और अगर फुल कोर्ट वो दे देते तो फिर कैसे ना मानते, तो दैट वुड हैव पुट एन एंड टू दिस द एंटायर कंट्रोवर्सी। यस, और देखें फिर ये कोई बात नहीं है कि जी फुल कोर्ट कब आती है, हो सकता है इतनी इमरजेंट सिचुएशन के अंदर रिक्वेस्ट की जा सकती है, छुट्टियों पे वापस आ सकते हैं, दूसरे रजिस्ट्रीज में आ सकते हैं इस्लामाबाद में, इसको 1 हफ्ते के अंदर आप कंक्लूड कर देते हैं सारे मैटर को, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एज अ लॉयर आपको कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आई बेंच के अंदर कि वो बहुत जल्दी फैसला करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर जाना है, क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया भी कि हम चाह रहे हैं जल्दी हो और वैक्यूम ना हो। वो देखें, मैं वो यानी एज फार एज द प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड, उन्होंने जिसने जो बात करनी चाहिए थी उन्होंने उनको बात करने दी, तो बिल्कुल वो करने दी है, उसमें कोई वो नहीं है। जो ग्रीवेंस है वो सिर्फ ये है कि जो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट थी वो एक लेजिटिमेट, हमारा ख्याल है कि वो एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट थी, हमारा ख्याल है कि वी हैड मेड आउट अ केस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल कोर्ट, और इन हालात में ज़रूरी था कि फुल कोर्ट होती, एक पिछले फैसले 2015 के फैसले की वजह से भी और इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशंस है उसकी वजह से भी ज़रूरी था। मतलब क्योंकि फेयर कमेंट किया जा सकता है जजमेंट पे, आप बहसियत लॉयर वो जो अदालत ने जिक्र किया है 2015 का फैसला और ट्वेंटी बार एसोसिएशन फैसला, उसके रेफरेंस से और उसे पर इंक्यूरियम ग्रेड करने से आप मुतमईन नहीं है रीजनिंग से शॉर्ट ऑर्डर के हद तक? जी मैं नहीं हूँ। आप नहीं है, बिल्कुल ठीक। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि हम अदलिया बहाली, अदलिया जनाब बहाल है, अदलिया कहती है हम आज़ाद हैं, बहाल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इम्पार्शल हैं, तो आप कौन सी तारीख चलाना चाह रहे हैं दोबारा? हम अपने इंसाफ के लिए चलाना चाह रहे हैं जी। अच्छा, हम अपना इंसाफ लेना चाह रहे हैं जी। अच्छा, और सबसे बड़ी अदालत यहाँ पर फिर अवाम की अदालत है। ठीक है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि पार्लियामेंट और बाकी इदारों से चीजें निकल के फिर इस तरफ जा रही हैं। और मैं आपसे गुजारूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जिस सूरत हाल से दो चार है उसका आगाज 2017 से हुआ है। ठीक है। और अफरा तफरी मजीद अगर फैलेगी तो एक ही अदारा ऐसा होता है जहां सारे इकट्ठे होकर सुनते हैं और मानते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हम चाह रहे थे कि फुल कोर्ट हो, हमारी भी तसल्ली हो जाए और लोगों और क्या कहते हैं बाकी लोगों का हो गया, दिल में कुछ ना रहता, मगर अब और कोई ऑप्शन नहीं रहा हमारे लिए। ठीक है, हम अपना सियासी इस्तेकाक इस्तेमाल करें। ठीक। इरफान काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। आपने जजमेंट तो ये शॉर्ट ऑर्डर तो पढ़ लिया होगा, बहसियत एक सीनियर कानूनदान आपको किस हद तक अपील किया है ये फैसला के, कोई रीजनिंग दी है अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर में? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जो 2 फैसले उन्होंने लिखे हैं जी वो मैंने पढ़े हैं 23 तारीख के। अच्छा जी। उनमें बहुत सी गलतियां थी। अच्छा जी। और उसमें यहाँ तक लिखा हुआ था कि इरफान कादर जो है या हमारे जो दूसरे कोलीग्स हैं जो इस केस में आर्ग्यू कर रहे थे कि वो पूरी तरह से आर्ग्यू नहीं कर सके या सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो वो सारी चीजों के बारे में मेरे बड़े रिजर्वेशंस थे। ठीक। और मैंने उनको एक्सप्रेस किया। और पहले दिन की सूरत हाल सुन लें कि ये तकरीबन जब पहला ऑर्डर हुआ है 23 तारीख को जी, तो मुझे वो मिला है कोई 12:30 के करीब। ठीक है जी। और हियरिंग जो थी 2:30 बजे थी और हमारे पास प्लीडिंग्स भी नहीं थी। ठीक है जी। और मुझे उन्होंने खड़ा करके कहना शुरू कर दिया कि ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं। तो सबसे पहले तो बड़ा उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि डिप्टी स्पीकर कहाँ हैं। वो हमने ऑर्डर किया था, मैंने कहा जी डिप्टी स्पीकर साहब के बिहाफ पे मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं उनकी नुमाइंद यानी उनके बिहाफ पे पेश हो रहा हूँ, आई एम एंटरिंग अपीयरेंस। तो कहने लगे कि अच्छा तो वो डिप्टी स्पीकर साहब आए क्यों नहीं है? मैंने कहा मैंने उनको राय दी थी कि मत आए।
उन्होंने कहा कि ये तो हमारा ऑर्डर है, बड़े पैशनेट हो गए उस पर, हमारा ऑर्डर है। अच्छा जी। भाई आपका ऑर्डर क्या है? आप कोई मतलब आपने जो ऑर्डर करना है वो आपकी दायरा इख्तियार में है कि नहीं है? तो मैंने कहा जी हमने तो उसकी लीगैलिटी को देखना था, तो मैंने मना कर दिया उनको कि आप मत जाएं, क्योंकि 75 साल तारीख में इस मुल्क की कभी हुआ नहीं है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाए। और फिर मैं उनको कुछ मिसालें देना चाह रहा था कि जहाँ पे कि सिर्फ एक नोटिस इशू हुआ था स्पीकर को, तो उस पर मैंने एज अटॉर्नी जनरल बहुत सख्त एक्सेप्शन ली उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के सामने जी। तो ये जब मैं बातें उनको बताना चाह रहा था तो गालिबन बंदयाल साहब जो है चीफ जस्टिस साहब, वो इस बात को जल्दी से भाप गए कि भाई हमसे तो गलती हो गई, उनको महसूस हो गया, उन्होंने अच्छा किया खामोश रहे। और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछना शुरू किया। मैंने उनको अपनी बताया कि जी हम तो अभी पेश हुए हैं, कि नहीं नहीं ये बड़ा जल्दी का मामला है, ये वो आप बताएं, आप हमें अपनी असेसमेंट दें। तो मैंने कहा कि मैं अपनी टेंटेटिव असेसमेंट तो दे सकता हूं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जॉस्टिव जो मेरी असेसमेंट है वो तो मैं आपको अच्छा बट सर इरफान खान साहब ये फरमाइएगा सर कि आपके क्लाइंट ने आपको कहा, अभी मंसूर अवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको क्लाइंट्स ने कहा कि जी आपने आर्गूमेंट नहीं देने और सियासी तौर पर उन्होंने फैसला किया बॉयकॉट करना है, हेंस आपने आर्गूमेंट्स नहीं पेश किए। लेकिन आपको लगता है फैसला बदल सकता था अगर आपको आपके क्लाइंट के कहते कि नहीं आप आर्ग्यू कीजिए जाके, या यही फैसला रहना था? फैसला तो हमें बिल्कुल नजर आ गया था सबको कि यही रहना है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने आर्ग्यू नहीं किया, मैंने तमाम पॉइंट्स आर्ग्यू बाद में कर दिए थे। अच्छा जी। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि मैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि मेरे आर्गुमेंट्स आधे घंटे से ज्यादा जाएं। बड़े रेयरली मैं समझता हूं कि ये बड़ी बदतमीजी है किसी लॉयर की जी कि वो 3-4 दिन बात की खाल निकालता रहे और कोर्ट का वक्त जाया करता है। अगर आपने तमीज के दायरे में रहना है तो आपको इस चीज का ख्याल रहना चाहिए कि इतना ना बोलें कि अगला सुन के तंग आ जाए, उसको नींद आनी शुरू हो जाए और वो बोर हो जाए। आपको इतनी तैयारी करके जाना चाहिए कि यू मस्ट सम अप योर केस मैक्सिमम 30 मिनट, मे बी 40 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ठीक या ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तलाल चौधरी साहब मौजूद थे, मंसूर अवान साहब ने वक्त दिया। फैसला आ गया जी। अब वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही साहब रात 2 बजे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सियासी तारीख भी बन रही है, अदालती तारीख अदालती फ़ैसलों से ही बनती है। फ़ैसला क्या है अब वो आ गया है तो उस पर फिर कमेंट किया जा रहा है, तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग इसे सराह रहे हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो चलता रहेगा, लेकिन ऐसे अदालती फ़ैसलों का ज़ाहिरी बात है इनकी सियासी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, इनकी लीगल इम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अभी डिटेल्ड फ़ैसला आना है, उसमें देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।